नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा सचिवालय ने उत्तराखंड विधानसभा सत्र की अधिसूचना की जारी। 3 दिवसीय 5 से 8 फरवरी तक चलेगा सदन। 8 सितंबर 2023 को अनिश्चितकाल के लिए सत्र हुआ था स्थगित। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारों के नाम पर चर्चा। देहरादून में परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में विकसित उत्तराखंड झांकी को मिला पहला स्थान। कर्तव्य पथ पर महिलाओं ने किया पहाड़ की संस्कृति का प्रदर्शन। उधम सिंह नगर के गदरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ कीमत की 750 अवैध शराब के कार्टन जब्त। राज्य में अब तक की सबसे बड़ी शराब की खेप पकड़ी। और एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए अच्छी खबर। होली में स्नो स्कीइंग के बाद अब आइस स्केटिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स ने दी दस्तक। गेट प्रमोट करने के लिए जागरूक पहल शुरू। और अब खबरें विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। तैयारी के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। वहीं लगातार राजनीतिक दल के द्वारा अपने अपने कार्यक्रमों को धरातल पर उतरने का काम भी शुरू कर दिया गया। इसी कड़ी में भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था। वहीं पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल का कहना है कि भाजपा जो भी नारा दे उसे कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस उत्तराखंड के मुद्दों को उठाकर जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांगेगी और इस बार 5 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करेगी। नारा दे वो उनकी अपनी बात है, लेकिन हम बहुत ही तन्मयता से जनता के मुद्दों को सामने रखकर मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में जनता के सामने जाएंगे, उत्तराखंड की जनता के सामने जाएंगे। हम न्याय मांगेंगे अंकिता भंडारी के लिए, हम न्याय मांगेंगे यहाँ के नौजवानों के हक के लिए जो फौज में नौकरियां करके देश की रक्षा भी करते थे, अपना जीवन यापन भी करते थे। हम उनके लिए न्याय मांगेंगे। हम न्याय मांगेंगे यहाँ के किसानों के लिए जो कि करने का बरसों से जिनका बकाया आज तक ये सरकार पूरा नहीं कर पाई है। और हमारे इन मुद्दों पर हमें विश्वास है कि हम प्रदेश की 5 लोकसभा सीटें जीतेंगे। बरसों से गुरिल्ला पेंशन और नौकरी की मांग कर रहे लेकर संघर्ष कर रहे हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार के द्वारा गुरिल्लाओं को नौकरी और पेंशन नहीं दी गई है। वहीं शनिवार को लोहाघाट के गुरिल्ला आंदोलन के सूत्रधार धीरज पुनेठा ने गुरिल्लाओं की मांगों को लेकर सोमवार को 29 जनवरी से लोहाघाट नगर के गांधी चौक में अनिश्चितकालीन धरना देने का ऐलान किया, जिसकी सूचना धीरज ने एसडीएम लोहाघाट को पत्र के माध्यम से दी। वहीं धीरज के इस ऐलान से प्रशासन में हड़कंप मच गया। धर्मनगरी हरिद्वार के सबसे व्यस्त मोती बाजार के व्यापारियों ने नई पहल की शुरुआत की है। व्यापारियों ने आग से बचाव के लिए खुद के पैसों से अग्निशमन सिलेंडर लगाए हैं। बाजार की संकीर्ण गलियों में सिलेंडर लगाकर चाबी उन स्थलों को सौंपी है जो कि 24 घंटे खुले रहते हैं। हर की पौड़ी के नजदीक होने की वजह से हरिद्वार के मोती बाजार में साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और यहाँ कई बार हादसे हुए, लेकिन बाजार की तंग गलियों से फायर ब्रिगेड की गाड़ी तय समय पर नहीं पहुंच पाई थी। हादसों से सबक लेते हुए व्यापारियों ने खुद से पैसे इकट्ठा किए और 14 अग्निशमन सिलेंडर खरीदकर बाजार में लगा दिए। मोती बाजार थोड़ा बाजार कंजेस्टेड बाजार है, थोड़ा यह फायर ब्रिगेड पहुँचने में देर लग जाती है, इसलिए हमने व्यापारी भाइयों ने एक पहल की है। 14 सिलेंडर हमने पॉइंट चिन्हित करके 14 सिलेंडर लगाए हैं और ये हमारी एक पहल है और आगे चल के हम और बढ़ाएंगे इसको। इसलिए हमने एक थोड़ा पहल करी है कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड पहुँचना
में टाइम लग जाता है। अभी कुछ टाइम पहले ये बाजार में हमारे एक व्यापारी भाई के साथ हादसा हुआ था, फायर ब्रिगेड आने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो हमने इसी को देखते हुए सेफ्टी पर्पज से एक पहल करी है। देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यापार मंडल के द्वारा किसी बाज़ारों में ये गैस के सिलेंडर लगाए गए हैं। ये वैसे तो कोई नहीं चाहता कि हमारे बाज़ार में, हमारे किसी भी क्षेत्र में कहीं कोई दुर्घटना हो, पर ये फर्स्ट एड के तौर पे बहुत ही लाभदायक रहेगी कि अगर जैसे फायर ब्रिगेड को आने में टाइम लगता है तो ये फर्स्ट एड के तौर पे उसको इतना तो काबू कर सकती है कि आगे कोई बड़ी दुर्घटना ना घटे। यहाँ पे 14 सिलेंडर लगवाए हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस स्टेप को, और मैं चाहूँगा कि जितने भी दुकानदार हैं हरिद्वार में, कोई भी दुकान है, सभी अपने यहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर रखें और जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सेफ्टी को बढ़ाएं, क्योंकि आपकी शॉप में जो आग लगे तो वो बराबर में भी फैल सकती है और उससे पूरे मार्केट को भी नुकसान पहुँच सकता है। और मोती बाज़ार तो जैसे आप जानते हैं प्राइम लोकेशन पर है, सबसे ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, तो उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी हमारी है और जिसकी वो दुकान है उस व्यक्ति की भी है। देहरादून प्रदेश कांग्रेस भवन में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां बन्नू स्कूल देहरादून में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न जैसे तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और निश्चित रूप से वो चुनाव के दौरान, और चुनाव नज़दीक है, बिल्कुल दहलीज में है चुनाव की, तो उनका दौरा अनवरत कुमाऊं में होगा, उनका गढ़वाल में होगा, विभिन्न क्षेत्रों में राहुल गांधी जी आएंगी। और लेकिन जो कल का जो दौरा है आदरणीय अध्यक्ष जी का दौरा है, और एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, नई उत्साह के साथ हम जनता के बीच में जाना चाहेंगे। उनका मार्गदर्शन मिलेगा और हमारे कार्यकर्ता, जो गांव का कार्यकर्ता है, जो कस्बे में रहता है, जो छोटे छोटे बस्तियों में रहता है, जो आम कार्यकर्ता है, और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी इसमें शिरकत करेंगे, प्रतिभाग करेंगे। सरकार द्वारा टैक्सियों की फिटनेस को आरटीओ से हटाकर प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया, जिसके चलते टैक्सी संचालकों में सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है। शनिवार को लोहाघाट के टैक्सी संचालकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टैक्सियों का संचालन ठप कर वाहनों की फिटनेस को प्राइवेट हाथों में न देने की मांग की। टैक्सी संचालकों ने कहा, जब तक टैक्सियों की फिटनेस आरटीओ में होती थी तब उन्हें सिर्फ 864 रुपये फिटनेस चार्ज देना पड़ता था, और अब प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद 10 से 15 हज़ार रुपये फिटनेस का देना पड़ रहा है। वहीं टैक्सी संचालकों की हड़ताल के चलते शनिवार को लोहाघाट से हल्द्वानी, पिथौरागढ़, टनकपुर और नैनीताल की टैक्सियां संचालित नहीं हो सकी, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। जो अपनी ये फिटनेस है गाड़ियों की, ये फिटनेस की फीस जो 864 रुपया है, 864 है, तो इसमें ये पैसा दे रहे हैं 10,000, 15,000 मनमानी रेट हो रहे हैं जो प्राइवेट में दिया है, और ऊपर से दलाली खा रहे हैं। इसके लिए ये है, अब इतना महीने में अब हमारी कमाई नहीं है जो जितना ये है, हर साल 2 साल में 10,000, 15,000 देंगे तो कहाँ से देंगे। रामनगर के जंगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति पर अचानक से बाघ ने हमला बोल दिया और मौके से करीब 200 मीटर दूर जंगल में खदेड़ना हुए ले गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बुजुर्ग के परिजन और ग्रामीणों के साथ वनकर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद जंगल के अंदर तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर लहूलुहान हालत में बुजुर्ग के शव को बरामद कर लिया। वहीं घटना के बाद बाघ की दहशत से गांव में दहशत का माहौल बन गया। 7 बजे वो जो है वो शौच के लिए गया था, और शौच के बाद जो है कि जैसे ही शौच की क्रिया कर रहा था, इसी बीच में टाइगर ने उसके ऊपर हमला किया, और हमला करने के बाद गोपाल राम की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद टाइगर उसको घसीट करके लगभग 200 मीटर आरक्षित वन क्षेत्र की ओर ले गया। आरक्षित वन क्षेत्र में जो है कि बॉडी को रिकवर किया गया है वन विभाग द्वारा, और इस समय पीएम की कार्रवाई की जा रही है। उनका सैंपल ले लिया गया है और सैंपल को भेजा जा रहा है जांच के लिए। देहरादून के दून अस्पताल में बाहर से रेफर होकर आने वाले मरीजों को भर्ती किए जाने से पहले अब रेफरल हिस्ट्री देना अनिवार्य कर दिया गया। इस बात को लेकर दून अस्पताल के डीएमएस डॉक्टर धनंजय डोभाल ने कहा कि इस कदम से फायदा ये है कि बाहर से आने वाले मरीजों के उपचार के लिए पूरी जानकारी मिल पाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल के सॉफ्टवेयर को अब ऐसा बनाया जाने वाला है जिससे यदि किसी मरीज का एक्सरे भी हुआ है तो उसका भी पता चल जाएगा, ताकि मरीज के उपचार के लिए समय बचे।
देखिए, इससे फ़ायदा ये है कि एक तो रेफरल हिस्ट्री में हमें पेशेंट का पूरा डिटेल मिलेगा, जहाँ भी प्राइमरी सेंटर में वो गया था, किन दिक्कतों से आया, क्या इलाज किया, ताकि कार्रवाई उसके आगे की चालू हो। और अभी तो सॉफ्टवेयर जो होगा वो इतना एडवांस किया जाएगा कि यहाँ तक कि अगर पेरिफेरी में कोई एक्सरे हुआ है तो वो भी लोड हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ पर मरीज रिफ़र होके आया, यहाँ पर डॉक्टर ने तुरंत वो सब देख लिया, तो उस कार्रवाई उसके आगे की होगी। तो जीरो से कार्रवाई नहीं होगी, तो मरीज के जो गोल्डन आवर्स होते हैं उसको वो मिस नहीं होंगे। तो मरीज के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। अगर ये लग पाया तो एक तो ये है कि रेफर होने पे हमारा अस्पताल भी तैयार रहेगा कि इस तरह का मरीज आ रहा है, किस तरह के स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, वो पहले से ही यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ अब आपको सीधा ले चलते हैं जयपुर के बीजेपी मुख्यालय, जहां पर इस वक्त सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। बता दें कि वहां सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला के समापन सत्र में पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा मुख्यालय से, जहां पे सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कि मीडिया विभाग की कार्यशाला का आयोजन हुआ था, जहां पर आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई थी। प्रदेश कार्यालय में ये कार्यशाला का आयोजन हुआ, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। और अब कार्यशाला के समापन सत्र में सीएम भजनलाल शर्मा वहां पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जयपुर से, जहां सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत किया जा रहा है और वहां पे उन्हें भेंट भी दी जा रही है। आपको बता दें कि कार्यशाला के समापन सत्र में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, जहां मीडिया विभाग की और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला का आयोजन हुआ था, जहां पे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी सहित कई नेताओं ने शिरकत की थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यशाला में लोकसभा चुनावों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई थी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के बारे में रणनीति बनाई गई थी। इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रदेश मीडिया और सोशल मीडिया की बीजेपी की कार्यशाला की, जहां पे बीजेपी मुख्यालय में, बीजेपी कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन हुआ था, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। समापन सत्र में सीएम भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय से, जहां पे बीजेपी की सोशल मीडिया और मीडिया विभाग की कार्यशाला का आयोजन हुआ था, जहां पे आगे आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा की गई थी और उसके समापन सत्र में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। बता दें कि कार्यशाला का आयोजन हुआ था, जिसके समापन सत्र में सीएम भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय से, जहां प्रदेश मीडिया और सोशल मीडिया की कार्यशाला का आयोजन हुआ था। बता दें कि इस कार्यशाला में कई तरह के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी। इसके साथ ही आगे आने वाले चुनावों की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई थी। जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला का समापन हो रहा है, जहां समापन सत्र में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिथौरागढ़ के थल में टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष बबलू सामंत के नेतृत्व में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान टैक्सी यूनियन के लोगों ने कहा कि सरकार द्वारा जो भी निजी फिटनेस केंद्र बनाया गया वहां पर अवैध वसूली की जा रही है, जिससे वाहन स्वामियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रदूषण केंद्रों द्वारा जो प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं वो प्रमाण पत्र फिटनेस सेंटरों पर अमान्य कर दिए जा रहे हैं। वहीं यूनियन का कहना है सरकार द्वारा जो पूर्व में निर्धारित था उस व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाए। ज्ञापन दिया जा रहा है जो कि सरकार की नीतियों के खिलाफ है। जिस प्रकार से ये प्राइवेट फिटनेस सेंटर प्राइवेट खोले गए हैं उससे वाहन स्वामियों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और मनमाना जो है पैसा वसूला जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि सरकार द्वारा इसे पहले की भांति यथावत रखा जाए। उधम सिंह नगर के गदरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। सकेनिया रोड पर चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार से आते कैंटर को रोकने की कोशिश की तो कैंटर चालक ने कैंटर की रफ्तार बढ़ा दी। हालांकि बैरिकेड लगाकर ट्रक को रोक लिया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस को करीब 750 पेटी शराब की मिली। पकड़ी गई शराब के कागजात नहीं मिले, जिसके चलते इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये राज्य की अब तक की सबसे बड़ी शराब की खेप है जो पुलिस ने बरामद की। इस सफलता को लेकर एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने पुलिस टीम को 2500 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की। आज हमारे को बहुत गर्व का विषय है, बहुत अच्छी सफलता मिली है कि गदरपुर थाना पुलिस को अब तक का मतलब इस साल का और पिछले साल का भी मिला के उत्तराखंड पुलिस का सबसे हाईएस्ट शराब की रिकवरी किया गया है। लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी झटका है शराब तस्करों के लिए और बहुत बड़ी कार्रवाई है उधम सिंह नगर जनपद पुलिस वाला की गई है। हमने गदरपुर पुलिस थाना पुलिस द्वारा सकेनिया के जंगलों में एक बहुत बड़ी कंटेनर भर के अंग्रेजी शराब बरामद की गई है और 750 पेटी लगभग 750 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। वो विधानसभा सचिवालय ने उत्तराखंड विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। 5 फरवरी को 3 दिवसीय विधानसभा सत्र शुरू होगा, जो कि सत्र 5 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा। 8 सितंबर 2023 को अनिश्चितकाल के लिए सत्र स्थगित हुआ था, जिसके बाद शुक्रवार को सत्र किए जाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। वहीं 5 फरवरी को सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। माना जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा और उसे पास कराने के लिए सत्र आहूत किया है। वहीं विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 26 जनवरी यानी शुक्रवार को समाप्त हो रहा था, लेकिन समिति का कार्यकाल सिर्फ 15 दिन बढ़ाने से यह तय माना जा रहा है कि इस समिति की इस अवधि में सरकार को समिति रिपोर्ट सौंप देगी। नमस्कार। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आहूत हो गया है। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक सत्र चलेगा। इसकी सूचना विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दी है और हम इस सत्र को पूरी तरह से अच्छे से चलाएंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाएंगे। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। गणतंत्र दिवस पर परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां प्रदर्शित की गई, जिसमें सूचना विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला। ये पुरस्कार राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू द्वारा प्रदान किया गया, जिसे महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी और संयुक्त निदेशक नोडल अधिकारी के.एस. चौहान ने प्राप्त किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है। देवभूमि उत्तराखंड में विकसित भारत के अंतर्गत कई लाख करोड़ की विकास परियोजनाओं के कार्य जैसे ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, होम स्टे, रोपवे आदि पर तेजी से काम किया जा रहा है और पारंपरिक अनाजों का भी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है। सूचना विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सूचना विभाग द्वारा विकसित उत्तराखंड की झांकी का निर्माण किया गया। झांकी के अग्रभाग में उत्तराखंडी महिला को पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत करते हुए दिखाया गया। पारंपरिक अनाज मंडुआ, झंगोरा, रामदाना और कौड़ी की खेती और राज्य पक्षी मोनाल को दिखाया गया। गणतंत्र दिवस पर तिरंगा उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने
प्रेस वार्ता के दौरान श्री राम मंदिर को लेकर कहा कि श्री राम राष्ट्र राजनीति से ऊपर है, उनका नाम लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देर सवेर उन राजनीतिक दलों को अपनी गलती का एहसास होगा जिन्होंने राम मंदिर का आया हुआ निमंत्रण ठुकरा दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि ऐसे राजनीतिक दल अपनी गलती स्वीकार कर ले। वहीं गठबंधन में ममता बनर्जी के सवाल पर उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस से बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, इसीलिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी की मोदी सरकार को चुनाव में चुनौती दे सकती है। मोदी बीजेपी से बड़े हो गए हैं, बीजेपी छोटी है, नरेंद्र मोदी बड़े हैं। तो लड़ाई अब मोदी के चेहरे से है और नरेंद्र मोदी एक बहुत सशक्त और ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने आए हैं, देश के नहीं दुनिया के सामने। तो अगर आप नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देना चाहते हो तो फिर संपूर्ण विपक्ष का एक कोई क्रेडिबल चेहरा जो क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देश को स्वीकार हो, वो चेहरा देना चाहिए। देश में ऐसा चेहरा विपक्ष में जिसकी लोकप्रियता हो, जिसकी स्वीकार्यता हो और जिसकी विश्वसनीयता हो, वो चेहरा एक ही है, वो है प्रियंका गांधी। कांग्रेस मुख्यालय में शुक्रवार को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इस अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने की। बैठक में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई वरिष्ठ नेता और दावेदार मौजूद रहे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारों के नाम पर चर्चा की गई। ऐसे में कई वरिष्ठ नेता सहित कार्यकर्ताओं ने अपनी लोकसभा सीट पर दावेदारी ठोकी। वहीं कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा कि 15 फरवरी तक हम उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर देंगे, जिसके तहत ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की गई है, जिस पर नाम की चर्चा करते हुए जल्द उनकी जांच की जाएगी। आज पार्लियामेंट इलेक्शन के चलते एक स्क्रीनिंग कमेटी बना है, तो उत्तरांचल के जो कमेटी उत्तराखंड की बना है उसमें मैं चेयरमैन हूं और नीरज डांगी जी हमारे साथी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी सदस्य हैं, और यशोमती ठाकुर जी महाराष्ट्र के फॉर्मर मिनिस्टर और एमएलए हैं, वो भी सदस्य हैं, शेएलपी लीडर हैं और पीसीसी प्रेसिडेंट हैं। और उससे हमारी जो नियम होता है, सीनियर लीडर्स हों या सीडब्ल्यूसी मेंबर्स हों या एआईसीसी के जो फंक्शनरीज हैं इसी स्टेट से हमारे एआईसीसी में, उन सब लोगों से सलाह मशवरा करके उनसे बातचीत करके। बागवानी बोर्ड के केंद्रीय निदेशक वीरेंद्र जुयाल ने पौड़ी गढ़वाल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि वो निरंतर पिछले 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं और अब उनकी प्रबल इच्छा है कि वो चुनाव लड़कर गढ़वाल के लिए कुछ नया कर सके। माणा बॉर्डर से हिमवीरों के साथ गणतंत्र दिवस मनाकर वापस लौटे वीरेंद्र जुयाल ने जोशीमठ में प्रेस वार्ता की। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि यदि प्रधानमंत्री मोदी चाहे तो वो पौड़ी लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी करेंगे और बहुमत के साथ चुनाव जीतकर गढ़वाल के लिए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।